Today we will start the chapter number 11 of NCERT book Work and Energy. सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे the concept of work. Work यानी कार्य. साइंस के नजरिए से वर्क डन कब कहलाता है, आज हम इसको जानेंगे. नॉर्मली हम लोग हमारी डे टू डे लाइफ में कई सारे वर्क करते हैं, कई सारे काम करते हैं. इन कामों को करने के लिए हमें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है. यह एनर्जी जनरली हमको फूड से मिलती है. तो डे टू डे एक्टिविटीज के ये जो काम रहते हैं, साइंस के नजरिए में ये कुछ काम होते हैं और कुछ काम नहीं होते हैं. तो साइंस के नजरिए से वर्क क्या होता है, आज हम इसको देखेंगे. सबसे पहले बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है. कमली अपनी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रही है. वो काफी समय स्टडीज में बिताती है. वो बुक्स को पढ़ती है, डायग्राम्स को ड्रॉ करती है, उसके थॉट्स को ऑर्गेनाइज करती है, क्वेश्चन पेपर्स को कलेक्ट करती है, क्लासेस अटेंड करती है और अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती है और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स को भी परफॉर्म करती है. वैसे तो वो कई सारी एक्टिविटीज करती है और अपनी बहुत सारी एनर्जी को इसमें एक्सपेंड भी करती है. कॉमनली अगर हम उसे कहें तो हम लोग कहेंगे कि शी इज वर्किंग हार्ड. वो काफी मेहनत कर रही है, काफी अच्छा काम कर रही है. लेकिन अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन, साइंटिफिक नजरिए से उसके कामों को देखें तो हम ये जानेंगे कि इस हार्ड वर्क के पीछे वो बहुत कम काम कर रही है अकॉर्डिंग टू द साइंस. फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लियर हो जाएगा अभी मैं क्या समझाना चाह रहा हूं. सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. आपके सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है और आप इसे पुश कर रहे हैं, बहुत जोरों से इसे पुश कर रहे हैं. लेकिन आप बहुत सारा एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन तो भी वो जो रॉक है वो अपनी जगह से हिल नहीं रही है. अब आप बहुत परेशान हो जाते हैं, काफी सारी एनर्जी वेस्ट हो गई है, आपने बहुत फोर्स लगाया, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपकी तरफ से आपने बहुत काम किया है कि मैंने उसको हिलाने की कोशिश की है, लेकिन वो 1 इंच भी डिस्प्लेस नहीं हुई है, वो थोड़ी सी भी डिस्प्लेस नहीं हुई है. तो साइंस के नजरिए से अगर उसमें थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आया है तो यानी कि आपके द्वारा जो किया गया कार्य है, वर्क डन है, वो जीरो हो अकॉर्डिंग टू द साइंस. एक और एग्जांपल है. आप कुछ मिनटों के लिए अपने सिर पर काफी सारा हैवी लोड लेकर के खड़े हुए, बहुत देर हो गई है आपको, आप टायर्ड हो गए, थक गए हैं, आपने काफी सारी एनर्जी इसमें लॉस्ट कर दी है अपनी, आपके पैर काफी दुख रहे हैं, आप बहुत थक गए हैं. ठीक है, तो क्या साइंस के नजरिए से आप काम कर रहे हैं उस लोड के ऊपर? नहीं. साइंस के नजरिए से आप वर्क डन नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो फिर वर्क डन करने होने के लिए साइंटिफिक कंसेप्शन क्या है? साइंस कब कहता है कि कोई कार्य हुआ, वर्क डन हुआ? ठीक है, तो उसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको रास्ते में आप पैदल वॉकिंग कर रहे हैं, आपको रास्ते में एक पत्थर दिखाई देता है. आप पत्थर को जोर से ठोकर लगाते हैं, यानी आपने उसके ऊपर एक फोर्स लगाया. फोर्स लगाने के कारण वो जो पत्थर था, जहां पहले था पड़ा हुआ था, वहां से आपके फोर्स लगाने के बाद वो डिस्प्लेस हुआ और कुछ दूरी उसने तय की, वो कुछ डिस्टेंस कवर करके आगे बढ़ गया. ठीक है, तो इस सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू द साइंस वर्क डन हुआ, यानी कि आपने फोर्स लगाया और उस फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट पर, उस पत्थर पर, उस पेबल पर एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ. तो इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट के कारण, इन दोनों सिचुएशन के कारण, प्रोड्यूस होने के कारण हम कह सकते हैं कि वर्क हुआ. एक और एग्जांपल से समझते हैं. एक लड़की है, वो ट्रॉली को अपनी तरफ खींच रही है, तो लड़की भी आगे बढ़ रही है और ट्रॉली भी उसके पीछे पीछे चल रही है. यानी कि यहाँ पर जो लड़की है वो उस ट्रॉली के ऊपर एक फोर्स लगा रही है और ट्रॉली इसके कारण डिस्प्लेस हो रही है और वो भी लड़की के साथ साथ उसकी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है. तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द साइंस, अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, यहाँ पर वर्क डन हुआ है. एक और एग्जाम्पल समझते हैं. आप एक बुक को उठाइए, ऊपर ऊंचाई तक उठाकर रखिए इसे. ऐसा करने पर आपको उस बुक के ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ रहा है और उस फोर्स के कारण ही वो बुक ऊपर उठी है.
यानी कि आपने एक फोर्स उस बुक के ऊपर लगाया है, उसके कारण वो ऊंची उठी है, डिस्प्लेस हुई है, तो यहाँ पर वर्क हुआ है। यानी कि दो सिचुएशन प्रोड्यूस होती हैं वर्क होने के लिए अकॉर्डिंग टू द साइन। पहली सिचुएशन है एक फोर्स, उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स होना चाहिए, और सेकेंड ऑब्जेक्ट उस फोर्स के कारण डिस्प्लेस होना चाहिए। पहली सिचुएशन है फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लगना चाहिए, और सेकेंड सिचुएशन है कि वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स के कारण डिस्प्लेस होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि वर्क डन हो जाता है। और अगर इन दोनों में से एक चीज नहीं होती है, या तो फोर्स नहीं लगता है या फोर्स होने के बावजूद भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, जैसा आपके रॉक वाले केस में हुआ, तो यहाँ पर वर्क डन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द साइंस। आपने बैलगाड़ी देखी होगी, बुलक जो होते हैं, बैल जो होते हैं, वो बैलगाड़ी को खींचते हैं। ये भी वर्क डन की एक एग्जांपल है बहुत अच्छा। बैल जो है वो फोर्स लगाते हैं कार्ट के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, तो गाड़ी भी साथ साथ में चलती जाती है बैलों के साथ में। यानी कि यहाँ पर बैलों के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है और कार्ट जो है वो डिस्प्लेस हो रही है, डिस्टेंस मूव कर रही है। ठीक है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ दोनों हो रहा है, तो यहाँ पर वर्क हो रहा है। अब अभी हमने जो एक कॉन्सेप्ट समझा, हम उसको कुछ फिगर के द्वारा भी समझ लेते हैं, कुछ फिजिक्स की लैंग्वेज में समझ लेते हैं। तो वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन कैसे होता है। मान लीजिए कि कांस्टेंट फोर्स है जिसे हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट पर लगता है, और इस फोर्स के कारण जो ऑब्जेक्ट है वो एस डिस्टेंस की दूरी तय करता है, और फोर्स और डिस्टेंस के कारण वर्क डन होता है, जिसे हम लोग यहाँ पर W से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग वर्क डन कह सकते हैं, क्योंकि फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट पर, उसके कारण ही डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई हुआ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वही वर्क डन के रूप में निकल करके आया है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है वो वर्क डन कहलाता है। इसको हम कह सकते हैं W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, जहां W है वर्क डन और F और S है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उस ऑब्जेक्ट। वर्क में मैग्नीट्यूड होता है लेकिन वर्क में डायरेक्शन नहीं होता है। अब मान लीजिए कि W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, जो अभी हमने देखा में से 11.1 देते हैं इक्वेशन नंबर 11.1। अब मान लीजिए कि इस इक्वेशन नंबर 11.1 में फोर्स को हम 1 न्यूटन मान लें और S यानी डिस्टेंस को हम 1 मीटर मान लें, तो वर्क डन हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर। तो हियर द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, यानी कि यहाँ पर जो वर्क की यूनिट है वो न्यूटन मीटर है, और इस न्यूटन मीटर को हम जूल से भी डिनोट करते हैं, जूल, और जूल को डिनोट करते हैं J से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं और इसके कारण वो 1 मीटर डिस्प्लेस होता है, तो इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट ने 1 जूल का वर्क किया। अब एक चीज और निकल करके आती है कि मान लीजिए कि अगर फोर्स या डिस्टेंस F या S में से दोनों में से कोई एक जीरो हो, तो वर्क डन कितना होगा। अगर फोर्स जीरो होता है तो भी वर्क डन जीरो होगा, और अगर S यानी डिस्टेंस जीरो होता है तो भी वर्क डन यहाँ पर जीरो ही होगा। एग्जाम्पल 11.1 में दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स के कारण जो ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स की ही दिशा में। तो अगर हम इसके वर्क डन की बात करें तो वर्क होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 10 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम लोग जूल से भी डिनोट करते हैं, यानी कि वर्क डन हुआ 10 जूल। अब हम यहाँ पर एक सिचुएशन की बात करते हैं, ऐसी सिचुएशन जहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, हो रहे हैं। आप फिगर 11.4 को देखिए, इसमें एक बेबी जो है वो एक टॉय कार को अपनी तरफ ही पुल कर रही है। बेबी उस टॉय कार के ऊपर पूरा फोर्स लगा रही है, और इस फोर्स के कारण उस कार के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जो कि फोर्स की ही डायरेक्शन में है। तो इस सिचुएशन में
वर्क डन जो होगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर ही यहाँ पर वर्क डन होगा। तो इस तरह के सिचुएशन में जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है, जो किया गया कार्य होता है वो पॉजिटिव होता है। अब दूसरी कंडीशन हम लोग सिचुएशन देखते हैं जहां पर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि फोर्स एक तरफ लगाया जा रहा है और जो चीज है, जो ऑब्जेक्ट है, वो दूसरी तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री यानी 180 डिग्री का बन रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में जो फोर्स है F है वो निगेटिव लेंगे या उसे -9 के द्वारा हम डिनोट करेंगे, यानी कि द वर्क डन बाय द फोर्स इज F इंटू -S और -F इंटू S। तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा। तो अबाउट डिस्कशन से ये क्लियर हो जाता है कि इन दो अलग अलग टाइप की सिचुएशन में जो वर्क डन होता है किसी फोर्स के द्वारा वर्क डन होता है वो या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। और वर्क डन निगेटिव होगा तब जबकि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट में लगता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। और वर्क डन पॉजिटिव होगा जबकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों एक ही दिशा में होंगे, एक ही डायरेक्शन में हों। अब हम एग्जांपल 11.2 समझते हैं। एक पोर्टर है, वो 15 किलो का सामान उठा करके अपने हेड के ऊपर, जो कि 1.5 मीटर है ग्राउंड से हाइट पर, रखता है। तो हमें वर्क डन को कैलकुलेट करना है जो कि उसके द्वारा किया गया है लगेज को उठाने में। सॉल्यूशन, मास ऑफ लगेज यहाँ m है 15 kg एंड डिस्प्लेसमेंट हुआ है s यानी 1.5 मीटर। वर्क डन W इज इक्वल टू F इंटू S। F होता है m इंटू G और S तो पहले से दिया हुआ है, तो m है 15 kg और S है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और S है 1.5 मीटर। इन तीनों का ही आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आएगा 225 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर, यानी कि 225 न्यूटन मीटर। ये हो जाता है न्यूटन मीटर, हम लोग जानते हैं जूल के बराबर होता है, तो 225 जूल, यानी कि वर्क डन हुआ 225 जूल। तो आज हमने जाना वर्क के बारे में, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के अनुसार वर्क क्या होता है? साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के अनुसार वर्क तब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाए और उस फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो। इन दो सिचुएशंस के कारण ही वर्क डन होता है। अगर इन दो सिचुएशन में से एक सिचुएशन नहीं होती है या जीरो होती है तो वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, या तो फोर्स नहीं लग रहा है या फोर्स लगाने के बावजूद भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो इन सिचुएशंस में वर्क डन नहीं होगा। और वर्क डन होता है फोर्स और डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक्स। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे एनर्जी के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी के बारे में, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के बारे में और उनके डेरिवेशन के बारे में। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको टॉपिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन या डाउट हो तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे स्काइप आईडी पर मुझे चैट कर सकते हैं या नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, इस चैनल एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और हाँ, नीचे सब्सक्राइब के लाल बटन के पास में ही बेल बटन भी दिया गया है जो नोटिफिकेशंस के लिए होता है। तो आप सब्सक्राइब के रेड बटन के अलावा इस बेल बटन को भी क्लिक कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके ईमेल पर मिल सके। और हाँ, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।